करो। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? कोई कंफर्म कर दे प्लीज़। जी अस्सलाम। अरसलान आवाज़ आ रही है? जी सर, आ रही है आवाज़। ओके, क्लोज करो जी। जी अजान हो रही है, बस 2 मिनट सब्र कर ले। ये हिला हुआ है शायद। ठीक। मोइज ने ज्वाइन किया होगा, देखो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, मैंने कुछ काम दिया था आपको करने के लिए, क्वेश्चन दिया था, मैंने कहा था उसको 1 अकाउंट से भी कीजिएगा, 2 अकाउंट से भी कीजिएगा, मैथमेटिकली कैलकुलेट करके भी देखिएगा। तो उसमें किसी का कोई इशू है तो बताएं, वरना फिर मैं आगे चलूँ। इशू होना नहीं चाहिए वैसे। ओके, दैट्स गुड। अच्छा जी, आज हमने बात करनी है अनअर्न्ड और एक्रूड इनकम के ऊपर। अनअर्न्ड इनकम तो हम पढ़ नहीं चुके? नहीं, हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? हमने ये क्वेश्चन किया था ना। ठीक है, आगे चलते हुए
अच्छा जी, अनअर्न्ड इनकम मैंने आप लोगों को बताया ऐसी इनकम जो हम रिसीव कर लें लेकिन अभी हमने उसके बदले में काम करना हो, वो हमारी लायबिलिटी होती है। और एक्रूड इनकम वो इनकम जो हम अर्न कर लें, वो जो है वो हमने जो हम अर्न कर लें लेकिन अभी हमें मिली नहीं होती। तो हमने लास्ट क्लास में दरअसल अनअर्न इनकम के ऊपर बात की थी, क्वेश्चन किया था। आज हम एक्रूड इनकम पे जाएंगे। चलो जी, सब हो गया था, यहाँ आ जाते हैं जी। एक्रूड इनकम, इनकम रिसीवेबल, उधार सेल जैसे होती है उसी तरह। कोई पर्टिकुलर किसी चीज़ का आपने रेंट लेना है, कोई और इनकम लेनी है, तो वो भी आपने काम कर दिया लेकिन आपको पैसे मिलने हैं, चीज़ बेच दी आपको पैसे मिलने हैं, ये सारी की सारी एक्रूड इनकम कहलाती है। तो इट्स बेटर कि हम एक क्वेश्चन लेके वहाँ से चलते हैं। वो कहता है ए बिजनेस रेंट्स आउट अ पार्ट ऑफ इट्स प्रेमिसेस, ठीक है, और द रेंटल्स आर पेएबल ईच क्वार्टर ऑन 31st जनवरी एंड 30th अप्रैल, 31st जुलाई एंड 31st अक्टूबर। द कंपनी हैज़ ईयर एंड ऑफ 31st दिसंबर। ठीक है जी। तो अब वो द कंपनी हैज़ ईयर एंड 31st दिसंबर। द एनुअल रेंटल वाज 30,000 पर ईयर टिल 31st अक्टूबर 2013। और उसके बाद फिर जो है वो रेंटल जो है वो बढ़ गया इन फोर अमाउंट्स of rupees 7500 on 31st January, 30th April, 30th 31st जुलाई एंड 31st अक्टूबर। ये अगले साल की बात हो रही है, ठीक है। तो यानी 2014 के अंदर जो हमने पेमेंट्स करनी है, 31st जनवरी 14, 30th अप्रैल 14, 31st जुलाई 14 और 31st अक्टूबर 14। तो अब हम क्या करेंगे जी, हम चलते हैं जी, निकालें जी, शीट निकालें। मैथमेटिकली कैलकुलेशन हम करते रहेंगे। ये देखिएगा, यहाँ पर मैं इसको पहले टू अकाउंट मेथड से करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मेरी इनकम है, ये रेंटल इनकम, और ये है एक्रूड रेंट, रेंट या रेंट रिसीवेबल, ठीक है जी। अब पहला साल है, सबसे पहली पेमेंट मैंने कब की है जी, देखें जी, जरा शीट पे जाएं, ओ क्वेश्चन पे। 31st जनवरी को 2013 को, और ईच क्वार्टर इन एरियर्स। हाँ जी, इन एरियर्स। नो नो नो, रेंटल्स आर पेएबल इन एरियर्स, क्वार्टरली इन एरियर्स, यानी 3 महीने गुजरते हैं तो फिर पिछले महीनों का रेंट हम देते हैं। इन एरियर्स का मतलब ये होता है। तो जो मैं 31st जनवरी 2013 को पेमेंट करूंगा, वो दरअसल जनवरी 13, दिसंबर 12 और नवंबर जो है वो 12 की होगी, ठीक है। तो उसके अंदर टोटल पेमेंट कितनी है हमारी, 30,000, ठीक है, पर ईयर टिल 31st अक्टूबर, यहाँ तक, ठीक है। तो हम एज्यूम करते हैं कि पिछले सालों में भी ये रेंट इतना ही था। तो एक क्वार्टर का कितना बना, 7,500। एक क्वार्टर का कितना बना, 7,500। और ये बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ, अब बिजनेस रेंट्स आउट अ पार्ट ऑफ इट्स प्रीमियम, उसने दिया हुआ है, पहले से दिया हुआ है। तो जब ये 2013 शुरू होगा, एज्यूमिंग दैट कि पहले से दिया हुआ है, तो 2 महीने का रेंट रिसीवेबल होगा, ठीक है। निकालो शीट, वो हम 2 महीने का रेंट, क्योंकि 31 अक्टूबर तक सेम रेंट रहा है, हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। ये देखिएगा, हम यहाँ पर लिखेंगे 1 जनवरी 13, ऐसे ही है जी। यहाँ लिखेंगे टू ओपनिंग बैलेंस कितना, 5,000, ये रहा, ठीक हो गया जी। यहाँ से मेरा 2013 स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो मुझे ओपनिंग कैलकुलेट करना पड़ा है कि जो मैं 31 जनवरी को पेमेंट करूंगा, उसने लिखा है इन एरियर, यानी 31 जनवरी को जो पेमेंट की जाती है वो पिछले 3 महीनों की होती है। इन एरियर का मतलब ये होता है, इन एडवांस का मतलब होता है कि ये अगले पीरियड की पेमेंट होती है। तो वो मैंने जब 7,500 की इंस्टॉलमेंट दी होगी, तो उसके अंदर एक तो इस साल का रेंट है ही है जो मुझे मिला है, जो मैंने मेरी इनकम होनी है, और 2 पिछले महीनों का है। तो जब पिछला साल क्लोज हुआ होगा तो ये रेंट रिसीवेबल बुक हुआ होगा, ठीक है। अब हम साल के पहले ही दिन क्या करेंगे, जिस वक्त हम
ये 31 जनवरी को अब हम पेमेंट करेंगे, तो 31 जनवरी को वो इसे रिवर्स करता है, मैं इसे क्या करता हूँ, मैं कंपाउंड एंट्री के साथ आपको सिखाया है, ठीक है। तो मैं 31 जनवरी को जब मैं पे करूंगा, 31 जनवरी 13 को मैं लिखूंगा बाय कैश, और कितनी अमाउंट है, 7500। जी मोइस क्या कह रहा है, पूछे जी मोइस साहब। सर आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही। ये जो एक्रूड रेंट है इसका ओपनिंग डेबिट साइड पे क्यों आ रहा है? क्योंकि ये रिसीवेबल है, और रिसीवेबल हमारा एसेट होता है, और एसेट के बैलेंस हमेशा डेबिट होते हैं। क्लियर हुआ जी? जी जी ठीक। ओके, अच्छा जी, क्लोज करें। अब जब मैंने ये 7500, मुझे इस दिन ये पैसे आए हैं, तो इसमें दरअसल ये 5000 ये है और 2500 इस पीरियड का है। तो मैं कंपाउंड एंट्री करूंगा, बजाय सारा मैं 7500 इधर लिखने के, मेरी कंपाउंड एंट्री ऐसे होगी कि मैं लिखूंगा इसके अंदर कि बाय कैश 5000 ये पे हुआ। हमने एंट्री क्या करनी है, नॉट नहीं नहीं, इधर 5000 नहीं आएगा, सॉरी, इधर 2500 आएगा ना, 2500, इसमें से 2500 जनवरी का हमने रेंट लिया है। ख्याल रहे ये इनकम है, हमने कोई चीज रेंट पे दी हुई है, आमतौर पर रेंट के ऊपर चीज ली हुई होती है, तो इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना। तो 2500 एंट्री क्या हुई, कैश डेबिट, कैश डेबिट, कैश आ रहा है, रेंटल इनकम क्रेडिट 2500 से, और एक्रूड रेंट क्रेडिट कितने से, 5000 से, ये रहा। तो यहां पर भी मैं 31 जैन 13 को लिखूंगा बाय कैश। तो ये एक कंपाउंड जर्नल एंट्री हुई। क्या एंट्री हुई, इस एंट्री की पोस्टिंग मैंने की है, कैश डेबिट 7500 से, ठीक है, टू रेंटल इनकम 2500 से, और टू रेंट रिसीवेबल या एक्रूड रेंट कितने से, 5000 से। इस एंट्री को मैंने पोस्ट किया है, ये कैश बुक में एंट्री होनी, और वहां से मैंने ये दो अकाउंट के अंदर इसके इम्पैक्ट दे दिए। ठीक है जी, क्लियर होनी चाहिए ये वाली एंट्री। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमने अगली पेमेंट कब कर रहे हैं, जनवरी के बाद फरवरी मार्च अप्रैल, 30 अप्रैल को। ये किस किस की पेमेंट है, ये इसी साल के 3 महीनों की पेमेंट है। लिहाजा मैं क्या करूंगा, मैं 30 अप्रैल 13 को बाय कैश कितना जी, 7500, इसलिए कि ये पिछले 3 महीनों की पेमेंट है, और वो तीनों महीने मेरे साल के हैं। ठीक होगी बात। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे जब जाएंगे तो अल्टीमेटली हमारे पास आगे आ गया मई, जून, जुलाई, 31 जुलाई को मैं फिर एक और पेमेंट करूंगा, वो भी इसी साल के 3 महीनों की पेमेंट है, ठीक है, पिछले, लिहाजा वो भी डायरेक्ट इनकम को क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक हो गया जी। अब ये किस पीरियड तक हमें रेंट आ गया, इनकम हो गई अपना जुलाई की, जून की, मई की। अब अगली पेमेंट कब करूंगा, अगले 3 महीने के बाद, यानी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो मैंने 31 अक्टूबर को एक और पेमेंट कर दी, ये आ गया 13 को, ठीक है, बाय कैश, ये भी 7500 हो गए। ये भी पिछले 3 महीनों की पेमेंट थी। अब दिसंबर आ गया, हमने अकाउंट क्लोज करने हैं। जब अकाउंट क्लोज करने हैं तो हमने देखा कि यार हमें एडवांस रेंट आया हुआ है, या हमने रेंट लेना है, हमें एडवांस नहीं आया, हमने 2 महीनों का रेंट लेना है। वो कितना बनता है, वो बनता है 5000। अच्छा, अच्छा, हाँ, एक और काम हुआ, वो कह रहा है कि जी 31 अक्टूबर से रेंट बढ़ गया, और वो कितना हो गया है, वो ये देखें लिखा हुआ है, वो 36,000 हो गया, यानी 9,000 पर क्वार्टर हो गया। ठीक है। अब मेरे जो नवंबर और दिसंबर का महीना है, नवंबर, दिसंबर और अगले साल का जनवरी, इन 3 महीनों का रेंट है 36,000। ठीक है। तो सॉरी, 3 महीनों का रेंट है 9,000, 4 क्वार्टर है, 36 बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये रेंट हुआ, तो एक तो मेरा रेंट रिसीवेबल है 2 महीनों का, दूसरा उसकी अमाउंट ओपनिंग से चेंज होगी,
क्योंकि पिछले साल रेंट थोड़ा था, अब रेंट बढ़ गया है अगले 2 महीनों के लिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर जब हम टू अकाउंट में चलते हैं तो एंट्री पास करते हैं, हम एंट्री करेंगे रेंटल इनकम क्रेडिट। ये एंट्री कब होगी, ये देखिएगा 31 दिसंबर 13 को। यहाँ पर हम लिखेंगे बाय एक्रूड रेंट। ठीक है जी, कितने से, 6000 से। ठीक है, ये रहा, ये क्रेडिट और रिसीवेबल यानी एक्रूड रेंट डेबिट। ठीक है, 31 दिसंबर 13 को हम क्या लिखेंगे, टू रेंट इनकम। लो जी, इसकी हम क्लोजिंग कर देते हैं। ये देखें, ये क्लोजिंग हो गई। तो ये 11,000, ठीक है, ये 11,000, ठीक है। और यहाँ मेरे पास इसका यहाँ पर 31 दिसंबर 13 को यहाँ लिखेंगे बाय क्लोजिंग बैलेंस। कितना आ गया जी, 6,000। ये 6,000 बैलेंस आ गया, एक ये फिगर मिल गई। और अब हम इधर की बैलेंसिंग करते हैं। ये देखें, इसकी जब मैं बैलेंसिंग करूंगा तो ये टोटल कितना बना जी, 31,000। ठीक है, वो एन साल का पहले 30,000 रेंट होता था, फिर वो 36,000 हो गया। लेकिन जो 12 महीने मेरे साल में आए उनमें से कुछ महीने वो रहा 2500 पर मंथ और कुछ महीने रहा वो 3,000 पर मंथ, इसलिए ये फिगर 31,000 बन रही है। तो मैं यहाँ पर 31 दिसंबर को क्या लिखूंगा, 31 दिसंबर 13 को यहाँ मैं लिखूंगा लाइक टू कंप्रीहेंसिव इनकम में ये चला जाएगा 31,000 का बैलेंस। ठीक है जी, तो ये जनाब, ये मेरे पास दो जो है ना वो बैलेंसेस आ गए। अब अगर मैं इसको वन अकाउंट से करना चाहता हूं, क्यों जी, ये क्लियर हुआ है? जरा हैंड रेज करके बताएं, हैंड रेज करें, शाबाश, रेज योर हैंड। रुको रुको, ओके, ठीक है जी, दैट्स गुड। ऑलमोस्ट सब ने हैंड रेज किया हुआ है। ओके, डाउन करो जी। अच्छा, अब अगर मैं शमसुल जमान जी भाई, जी शमस, ठीक है। अब हम इसको वन अकाउंट मेथड से जरा मैं अटेम्प्ट करने लगा हूं, देखिएगा जरा क्या होता है। चलो जी, वन अकाउंट मेथड के अंदर से एक ही अकाउंट से ये दोनों फिगर मिलेंगे। इधर कर लो और थोड़ा सा, चलो बस ठीक है, इट्स ओके। अच्छा जी, ये देखिएगा, ये एक अकाउंट बनेगा हमारा। ये देखें, ये बन गया रेंटल इनकम अकाउंट। इसे रेंटल इनकम अकाउंट लिख देंगे तो उसमें दोनों पर्पस हो जाएंगे। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस इसमें कितना आएगा मेरे पास, ये देखिएगा 1 जनवरी 13 को यहाँ लिखूंगा टू ओपनिंग बैलेंस कितना है, 5,000। इस दिन मैंने 5,000 रेंट रिसीव करना था जो पिछले साल का रेंट था, लिहाजा वो मेरा ओपनिंग रिसीवेबल है। ये यहाँ पर ओपनिंग रिसीवेबल के तौर पर शो हुआ है। उसके बाद क्या हुआ, मैंने 31 जनवरी 13 को एक रेंट रिसीव किया, फिर मैंने 30 अप्रैल 13 को एक रेंट रिसीव किया, फिर मैंने 31 जुलाई 13 को एक रेंट रिसीव किया, फिर मैंने 31 अक्टूबर 13 को एक रेंट रिसीव किया। ऐसे ही है, कितना कितना ये आया जनाब हमारे पास 7,500। ठीक है, फिर ये भी आया 7,500, फिर ये भी आया 7,500, ये भी आया 7,500। अब साल खत्म हो गया। जब साल खत्म हुआ तो मैंने देखा कि रेंट रिसीवेबल है मेरा, यस रिसीवेबल है। कितना है सर, सर वो है 31 दिसंबर 13 को। ठीक है, तो वो कितना है, अच्छा जी यहां पर मैंने लिखना था टू कैश, टू कैश, ठीक है, टू कैश सबके साथ। ठीक है, अब इस दिन क्या हुआ, मेरा जो रेंट है वो रिसीवेबल है, और कितना रिसीवेबल है तो इसे मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा बाय क्लोजिंग बैलेंस। कितना है वो, 5,000, सॉरी 6,000, नॉट 5,000। ठीक है जी, वो कितना है, 6,000। एक ही हो गया, वो हो गया जी हमारे पास 6,000। ठीक है जी, ये 6,000 रिसीवेबल हो गया। अब मैं जब इसकी बैलेंसिंग करूंगा, ये देखें यहाँ जब मैं इसकी बैलेंसिंग करूंगा तो ये कितना हुआ जी, कितना, 37,000, 36,000। ओके, ये टोटल 36,000 है, ये टोटल 36,000 है,
ठीक है। और जब मैं इसकी बैलेंसिंग करूंगा यहाँ पर, तो आप ये देखें मेरे पास 31 दिसंबर 13 को यहाँ लिखूंगा टू कंप्रीहेंसिव इनकम, वो कितना आ गया 31,000। ठीक है माय डियर, ये वही दो बैलेंसेस हैं जो हमने टू अकाउंट मेथड से लिए। चेक करके देखें, ये 6,000 जो है ये बेसिकली ये वाला बैलेंस है, ये देखें। ठीक है, और ये जो 31,000 है, उधर चलो आगे आगे, हाँ जी और आगे, बस यहाँ रुको, ये वो 31,000 ये वाला बैलेंस है। ठीक है जी, तो हमने क्या किया, हमने यानी एक अकाउंट से दोनों बैलेंस ले लिए। जी अरसलान, अरसलान आपने हैंड रेज किया भाई, भाई बोलो। सर सर ये 31st में जो टू कैश लिखा है वो सर 2500 नहीं आएगा? कहाँ जी, वन सर अकाउंट वो जो मेथड में, टू अकाउंट मेथड में? वन अकाउंट मेथड में सर। उधर करो जी, क्या कह रहा है, हमारी गलती निकाल रहा है क्यों? कहाँ जी टू कैश, किसको कह रहे हैं आप? 2500 सर कहाँ ये जो पर? फर्स्ट 2500, वाला लिखा हुआ है। 2500 तो है ही नहीं इसमें कहीं। नहीं सर 2500 नहीं लिखेंगे? क्यों 2500 लिखेंगे बेटा? इस अकाउंट के अंदर आपने क्या करना है कि 5,000 ये भी तो पे करना है ना। तो यहाँ पर इस 75 वन अकाउंट मेथड के अंदर ये 7500 जब इधर क्रेडिट करता हूँ, तो 5,000 से ये कैंसिल हो गया, बाकी रिमाइंडर इफेक्ट 2500 का ही बचना है, लेकिन एंट्री 2500 की नहीं करनी, वो टू अकाउंट मेथड ओके में सर। 2500 की एंट्री करनी है। ठीक है जी, ओके सर, थैंक यू सर। ओके आगे चलो जी। ठीक है जी, ये उसने मैथमेटिकली कैलकुलेट करके भी आपको बताया हुआ है। ठीक है आगे चलो, ये सब उसने एक्सप्लेन किया, ये उसने सॉल्व किया हुआ है। एक्रूड इनकम मेथड टू, वन अकाउंट मेथड मैंने कर दिया, ये भी कर दिया, वो भी कर दिया। आगे चलो जी, क्वेश्चन आ गया जी। ठीक है, देखते हैं क्या है इसके अंदर। बोन्स ओन्स वेरियस प्रॉपर्टीज विच ही रेंट सम टेनेंट्स पे इन एडवांस। इसके अंदर मिक्स है दोनों का। ठीक है, वो प्रॉपर्टीज उसने दो तीन रेंट पे की हुई हैं, कुछ लोग एडवांस कराया देते हैं और कुछ लोग पीरियड गुजरने इन एरियर कराया देते हैं। ठीक है, आमतौर पर हमारे घरों का एडवांस कराया होता है, लेकिन ये तो आपस में टर्म्स तय करने की बात है, कोई इन एरियर भी ले सकता है। ठीक है, तो सम टेनेंट्स पे इन एडवांस एंड सम इन एरियर्स। अगर इसका मतलब नहीं आता तो फिर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही नहीं सकता। एडवांस का मतलब है कि पहले किराया ले लेते हैं अगले 3 महीनों का, एरियर का मतलब है 3 महीने गुजरते हैं फिर किराया लेते हैं, या 6 महीने या साल, जो भी टर्म्स तय हों। सिमिलरली विद इज वेरियस बोरिंग्स द इंटरेस्ट पेड इन एरियर एंड इन एडवांस। वो कहता है जी जो इंटरेस्ट है, उसने कुछ लोन्स भी लिए हुए हैं। ठीक है, जिनमें से कुछ लोन के ऊपर इंटरेस्ट वो एडवांस दे देता है और कुछ के ऊपर वो इंटरेस्ट जो है वो इन एरियर्स दे देता है। कौन से वन अकाउंट से? ओके, तो हम क्या करते हैं कि जी हम इसको वन अकाउंट से अटेम्प्ट कर लेते हैं। ठीक है, अल्टीमेटली कुछ 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 लोग ऐसे हैं जिन्होंने जो है एडवांस रेंट दिया हुआ है और कुछ ने अभी हमें रेंट बाद में देना होता है। इसी तरह कुछ लोन है जिनके ऊपर हम एडवांस इंटरेस्ट पे कर देते हैं, और कुछ लोन ऐसे होते हैं जो पीरियड गुजर जाता है और फिर हम उसका इंटरेस्ट पे करते हैं। ठीक है जी, तो जो डाटा उसने दिया हुआ है 31 दिसंबर 2012 और 13 का डाटा दिया हुआ। ठीक है, वो मेरा ख्याल रेंट रिसीवल एंड पेड इन एडवांस टुगेदर विद द अमाउंट्स ऑफ इंटरेस्ट प्रीपेड एंड पेएबल एट द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल डेट फॉर एज फॉलोज। कहता है जी ओपनिंग बैलेंसेस दे थे, रेंट ओड बाय टेनेंट्स, रेंट प्रीपेड, ये ओड बाय टेनेंट्स क्या है, ये हमारा रिसीवेबल है। टेनेंट ओ करते हैं ना हमें, तो हमारा रिसीवेबल है। रेंट प्रीपेड बाय टेनेंट्स ये क्या है, ये हमारी लायबिलिटी है, ये हमारा एसेट है, और ये क्या है, ये हमारी लायबिलिटी है। ठीक है, इसी तरह प्रीपेड इंटरेस्ट ये हमारा एसेट है। ठीक है, और इंटरेस्ट पेएबल ये हमारी लायबिलिटी है। समझ आ गई है जी बात की? राइट अप द रेंट रिसीवेबल अकाउंट एंड द इंटरेस्ट पेएबल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020। वन अकाउंट मेथड वो एक्सपेंस अकाउंट भी है, वो इनकम अकाउंट भी है, वो रिसीवेबल भी है, वो पेएबल भी है। चलो जी, बड़ा जबरदस्त काम इसके अंदर होना है। आगे चलो जी, इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास दो अकाउंट हैं। एक अकाउंट कौन सा है भला, दो चीज़ों का डाटा मुझे करने के लिए कहा गया है। एक अकाउंट ये है, इसका नाम होगा रेंट
जो उसने रिक्वायरमेंट मांगी है ना, इसका नाम वो रख दिया करें, रेंट रिसीवेबल। ठीक है, भले एक अकाउंट मेथड से ही बना रहे हैं। ठीक है, अगर वो कहे रेंटल अकाउंट बनाए तो फिर इसी अकाउंट का नाम रेंट अकाउंट रख दें। ठीक है, तो दूसरा इंटरेस्ट पेएबल है। यही दो अकाउंट उसने मांगे हुए हैं ना। अच्छा, अब जरा आपने ना तवज्जो करनी है। जिस वक्त किसी इनकम का एडवांस भी आया हो और इनकम रिसीवेबल भी हो, यानी वो कुछ बिल्डिंग्स का रेंट आपका रिसीवेबल हो और कुछ बिल्डिंग का रेंट आपको एडवांस आ गया हो, तो आप लोगों ने क्या करना है, एक ही अकाउंट के अंदर दोनों ओपनिंग उठा दें। ठीक है, मसलन ये देखिएगा, मैं इधर लिखने लगा हूं 1 जैन। ठीक है, यहां पर लिखूंगा टू ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, और इधर भी 1 जैन, इधर लिखूंगा बाय ओपनिंग बैलेंस। भाई प्लीज, ये बहुत बड़ा टूल है, इसको अंडरस्टैंड करें जरा। ठीक है, मैं क्या कर दूंगा, मैं इसी को लिख दूंगा, रिसीवेबल भी इसी में ले लूंगा और जो मेरी लायबिलिटी है वो भी इसी में ले लूंगा। रिसीवेबल कितना है जी, रिसीवेबल बताएं कितना है। ये देखें, रेंट ओड बाय कस्टमर, ये मेरा रिसीवेबल है। ओपनिंग, ओपनिंग भी दिया हुआ है, ये देखें, और सॉरी ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है, दोनों दिए हुए हैं, तो लिख लेते हैं दोनों, 34,200। चलो जी, ओपनिंग कितना है जी, 34,200। ठीक है, और इसी तरह क्लोजिंग भी दिया हुआ है 31/12 को, वो क्या है, बाय क्लोजिंग बैलेंस, वो कितना है जी 40,500। वो भाई ऐसे ही आना है ना, ओपनिंग बाय नेचर डेबिट होता है तो वो डेबिट साइड पर उठाया जाएगा, लेकिन क्लोजिंग रिसीवेबल होगा तो वो लायबिलिटी साइड पर टोटल आता है, क्रेडिट साइड पर टोटल आता है। ठीक है, इसी तरह आप क्या करेंगे, इसी तरह हम ये करेंगे कि इसका भी ओपनिंग उठा लेंगे 1 जैन को, यहां लिखेंगे बाय ओपनिंग बैलेंस कितना है जी पीछे जाओ, ये क्या है जो हमने रेंट एडवांस रिसीव किया हुआ, ये है रेंट प्रीपेड बाय टेनेंट्स, टेनेंट्स ने जो हमें प्रीपे किया है। ठीक है, वो लिखना है। चलो जी, कितना है 20,700, ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है। लिखें जी 20,700, ओपनिंग लायबिलिटी इधर लिखेंगे ना हम 20,700, और जो क्लोजिंग इन एडवांस है 31/12 को यहां लिखेंगे टू क्लोजिंग बैलेंस, वो कितना है जी 15,300, ये रहा। ठीक है, इसी तरह कुछ लोन्स के ऊपर इंटरेस्ट एडवांस दिया हुआ है, जो एडवांस इंटरेस्ट दिया हुआ होगा वो ओपनिंग डेट को क्या होगा, वो 1 जनवरी को वो मेरा अल्टीमेटली क्या होगा जी, वो मेरा क्या कहते हैं एडवांस होगा, यानी एडवांस इंटरेस्ट दिया वो मेरा एसेट होगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे, टू ओपनिंग बैलेंस कितना है जी, शीट पे जाओ, सवाल पे जाओ, ये देखें प्रीपेड इंटरेस्ट ये रहा, ये ओपनिंग है ये क्लोजिंग है, 3500 और 5600। चलो जी, ये आ गया 3500 ओपनिंग एडवांस। अब उसकी साइड पर लिखते होते हैं जो उसकी नेचर है क्लोजिंग, 31/12 को यहां पर मैंने लिखा, ये एग्जाम का क्वेश्चन है प्लीज, बाय क्लोजिंग बैलेंस कितना है वो 5600, ये वो जो उसने दिया हुआ है, ये देखें। ठीक है जी 5600, ये रहा। इसी तरह कुछ लोन ऐसे हैं जिनका उसने क्या किया हुआ है, हमें जिसका इंटरेस्ट पेएबल है जब साल शुरू हुआ। ठीक है, तो 1 जनवरी का पेएबल कितना है जी, यहाँ पे लिखेंगे बाय ओपनिंग बैलेंस कितना है जी 9800। ये कहाँ लिखा हुआ है, जाओ जरा क्वेश्चन के ऊपर, ये भी बताना ना बच्चों को। ये रहा इंटरेस्ट पेएबल, तो ये इसका ओपनिंग बैलेंस है और ये इसका क्लोजिंग बैलेंस है 7,000। चलो जी 7,000 क्लोजिंग लिख देते हैं। ये इसका 31/12 को क्लोजिंग बैलेंस है, बाय क्लोजिंग बैलेंस कितना 7,000, पूरा 7,000, ये रहा। ठीक है भाई, ये तो वो डाटा था जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन जिसको बैलेंसेस की नेचर का नहीं पता, जिसको ये नहीं पता कि ये बैलेंस हमारा एसेट है ये लायबिलिटी है, तो वो यहीं से फारग हो जाएगा, वो सवाल अटेम्प्ट ही नहीं कर सकेगा। ठीक है, यानी एक ही अकाउंट के अंदर
एट द सेम टाइम ये रेंट रिसीवेबल अकाउंट भी है, एट द सेम टाइम ये रेंट पेएबल अकाउंट भी है, ठीक है, एक्रूड रेंट अकाउंट है यानी कि, ठीक है। और इसी तरह एट द सेम टाइम ये रेंटल इनकम अकाउंट भी है। इसी तरह इंटरेस्ट जो है ये एट द सेम टाइम इंटरेस्ट पेएबल अकाउंट भी है, ये इंटरेस्ट प्रीपेड अकाउंट भी है, एंड इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट भी होगा ये एट द सेम टाइम, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम डाटा के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन और दी हुई है वो देखते हैं कहाँ पुट करनी है। चलो जी, वो लिखता है ड्यूरिंग 2013 रेंट कलेक्टेड वाज 2295। रेंट कलेक्ट हुआ, जब वन अकाउंट मेथड बनाते हैं तो जितना हमें कैश रिसीव होता है वो हम उसकी एंट्री डाल देते हैं, कैश डेबिट और रेंटल इनकम क्रेडिट। पिछले क्वेश्चन में हमने वो क्वार्टरली था तो हमने हर क्वार्टर की अलग एंट्री की, यहाँ टोटल है तो हम टोटल की एंट्री कर देंगे। क्या एंट्री करेंगे, कैश टू रेंटल इनकम 229500। चलो जी, यहाँ पर आ गया। ये किस डेट को, आपको डेट तो उसने बताई नहीं हुई, लिहाजा मैं क्या करूंगा, मैं क्लोजिंग डेट को ये एंट्री डाल देता हूं, ठीक है जी। हम क्लोजिंग डेट को ये एंट्री डाल देते हैं। ये क्या हुआ, हम क्लोजिंग डेट को ये एंट्री कर देते हैं, ये देखें 31/12 को। यहाँ लिखेंगे बाय कैश, यानी कैश डेबिट और ये रेंट इनकम अकाउंट क्या लें, क्रेडिट, ठीक है जी। कितनी अमाउंट है, 229,500, ठीक है जी, ये आ गया, ये कैश आया। तो हम एंट्री क्या करते हैं, कैश टू रेंटल इनकम अकाउंट, अभी पिछले क्वेश्चन में भी किया। अब हम इसकी करते हैं बैलेंसिंग, ये देखिएगा जरा, ये बैलेंसिंग हम करने लगे हैं, ठीक है जी। ये बड़ी साइड है, टोटल करें जरा, 290 और 700, ठीक है जी, ये आ गया जी 290 और 700। अब ये दोनों माइनस करके यहाँ एक फिगर आएगी, कितनी आ रही है जी, वो 241,200, ठीक है। ये 31/12 को ये फिगर आ गई, ठीक है। टू कहाँ जाना है भला, इस फिगर ने कहाँ जाना है, किस किस को पता है जी, हैंड रेज करें। इस फिगर के साथ क्या लिखना है हमने, जिस जिसको पता है वो हैंड रेज करे जरा। जी मोहित साहब बताएं कहाँ जाएगी ये फिगर। इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में, कंप्रीहेंसिव इनकम में, वेरी गुड, ठीक है जी, क्लोज करें, ठीक है जी। इनकम स्टेटमेंट में ये फिगर जानी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको इनकम स्टेटमेंट में लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं कंप्रीहेंसिव इनकम। तो क्या हुआ, जरा तवज्जो करें क्या हुआ है। ये वाली जो, ये जो मेथड है इसके अंदर ये इनकम अकाउंट बन गया, ये एडवांस रेंट यानी एक्रूड रेंट रिसीवेबल आ गया, और ये क्या है, ये अनअर्न्ड रेंट आ गया। यानी तीन फिगर हमें एक अकाउंट से मिल गए, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये बड़े काम का टूल है कि हमें यहाँ से इनकम स्टेटमेंट में जो बैलेंस जाना है वो भी मिल गया, ये वाला, ठीक है। हमें यहाँ से जो बैलेंस इसका जाना है उसके अंदर बैलेंस शीट के अंदर एसेट के तौर पर वो भी मिल गया, जो लायबिलिटी के तौर पर जाना है ये वो भी मिल गया। तो अल्टीमेटली इसके जरिए हमने ये सारा काम मैनेज कर लिया। अब आ जाए जी दूसरी साइड पर, दूसरी फिर क्वेश्चन पे जाओ। एक और एंट्री लिखी हुई है, एन इंटरेस्ट चार्ज टू स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम वाज 52,500, ठीक है जी। अब आ गया, निकालो जी वो 52,500 है जी फिगर, मैं लिख लेता हूं यहां 52,500, ठीक है। अब मुझे बताएं जरा कि ये 52,500 इंटरेस्ट अकाउंट के अंदर किस साइड पर आएगा, हैंड रेज करें जरा। वो कह रहा है जी ड्यूरिंग द ईयर, मतलब ड्यूरिंग द ईयर इतना, जी इतना कॉम्प्रीहेंसिव इनकम में, चार्ज टू कॉम्प्रीहेंसिव इनकम, चार्ज टू एक्सपेंस लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, चार्ज टू एक्सपेंस। तो जब हम एक्सपेंस को चार्ज करते हैं किसी एक्सपेंस अकाउंट से तो ये किस साइड पर आएगा जी, मोइज बताओ। ये आपका एक्सपेंस है तो डेबिट साइड पर है। इधर इंटरेस्ट अकाउंट के कंप्रीहेंसिव जी, इनकम, नहीं ये डेबिट तो कंप्रीहेंसिव इनकम में नहीं होता, तो यहाँ क्या होना है, इंटरेस्ट अकाउंट आपका जो है एक्सपेंस अकाउंट है तो वो डेबिट हो जाएगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा।
बेटा ये ध्यान से पढ़ें, यही तो इस क्वेश्चन में ट्रिक था। क्या ट्रिक था? ये कैश पेमेंट नहीं दी हुई, वो रेंट के लिए कैश रिसीट दी हुई थी। क्वेश्चन पे जाएं जरा, मेरे साथ रहिएगा। यहां क्या दिया हुआ है? इंटरेस्ट चार्ज टू स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव लिखा हुआ है। ये नहीं लिखा हुआ कि इंटरेस्ट पेड है। क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्ट चार्ज टू कंप्रीहेंसिव इनकम। अगर हम रूटीन में हम क्या करते हैं, हम कैश पे करके बैलेंसिंग फिगर कंप्रीहेंसिव को चार्ज करते हैं, तो यहां उसने कंप्रीहेंसिव को चार्ज होने वाली फिगर दे दी, हमने कैश पेमेंट निकाल के मुकम्मल करना इसको। तो फिर अब मुझे ये बताएं कि ये किस साइड पर आएगा? क्रेडिट साइड पर। हाँ, समझ लग गई है क्या इशू था? जी सर। हाँ, इस स्टेटमेंट को तवज्जो से नहीं पढ़ेंगे तो काम खराब हो जाएगा। यहां लिखा हुआ है रेंट कलेक्टेड मीन कैश आया, एक्सपेंस नहीं कैश आया। यहां वो कह रहा है इंटरेस्ट चार्ज टू स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, ये वो कह रहा है एक्सपेंस इतना हुआ है, कितना पे हुआ ये नहीं बताया। तो ये हम लिख के जितना पे हुआ बैलेंसिंग फिगर निकल आएगी। चलो जी 52,500। क्यों जी बच्चों समझ लगी है? हैंड रेज करें जरा, हैंड रेज करें, शाबाश। एमन से पूछो जी, एमन को समझ लगी है? जी एमन। हेलो, यस सर। समझ लग गई है? यस सर। ओके, दैट्स गुड। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। अब इसकी एंट्री कर दें। कंप्रीहेंसिव इनकम हमेशा जब मैं किसी एक्सपेंस अकाउंट को क्लोज करता हूं तो हम इधर लिखते हैं ना कंप्रीहेंसिव इनकम को, इस जगह पर लिखते हैं हम। यहां लिखते हैं 31 दिसंबर को हम लिखते हैं बाय कंप्रीहेंसिव इनकम। ये क्रेडिट होके कंप्रीहेंसिव डेबिट होती है एक्सपेंस के लिए। तो लिहाजा ये वाला उसने बैलेंस दिया हुआ है 52,500। अब मैं जब इसकी बैलेंसिंग करूंगा ये देखिएगा, तो यहां एक बैलेंसिंग फिगर आएगी 31 दिसंबर को, उसके साथ मैं लिखूंगा टू कैश। अगर कैश दिया हुआ होता तो फिर ये कंप्रीहेंसिव वाली ये फिगर निकलनी थी। बात समझ लगी है जी? तो कितना आया जी कैश? टोटल करें जरा, ये टोटल कितना आया? 67,900, 67,900, और इसमें से ये माइनस किया तो कैश पेड कितना आ गया? 57,400, 57,400 ये रहा। ठीक है जी, तो आप ये देखें, एक फिगर मुझे ये मिल गई यहां से, ये कैश की फिगर थी, ये ट्रायल में नहीं जाती, ये कैश बुक में होती है। ठीक है, ट्रायल में जो फिगर जानी है वो एक ये जानी है कंप्रीहेंसिव की, एक ये जानी है अपना इंटरेस्ट पेएबल की, और एक ये जानी है इंटरेस्ट पेड इन एडवांस की। ठीक है, प्रीपेड इंटरेस्ट की। तो इस तरह ये क्वेश्चन जो है मुकम्मल हो जाएगा। ये शीट शेयर कर देना यार ये वाली। कोई क्वेश्चन है जी यहां तक तो आप पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। एनीवन, एनी क्वेश्चन? ओके, आगे चलो जी। जी इसके बाद क्या है? ओके, अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन है आखिरी। What do you understand by accrual basis of accounting? Identify the main advantages of following the accrual basis. थ्योरी का है, जिसने याद किया हुआ है, थ्योरी से पढ़ा है, समझा है, तो थोड़ी बहुत अंग्रेजी टूटी फूटी भी आती है तो वो ये लिख सकता है। ये पेपर में कम से कम 4 नंबरों का क्वेश्चन था जिस पेपर में, ये सारे पेपर्स के क्वेश्चन है। उसके बाद कहता है जी जैमल ट्रेडर commenced business on 1st January 2016 and is maintaining its accounting record under cash basis. कहता है जी वो कैश बेसिस के मुताबिक अकाउंटिंग कर रहा है। The following transaction appearing in its record. वो कहता है जी ये वाली ट्रांजैक्शन उसके रिकॉर्ड में आई हैं। करना क्या है? कहता है जी prepare adjusting entries to enable ZT to finalize its monthly financial statement for the month of January 2000 under the accrual basis of accounting. मतलब उसने कैश बेसिस के ऊपर ये एंट्रीज की हुई हैं, और आपने क्या करना है, जर्नल एंट्रीज पास करनी है जो अक्रूवल बेसिस पे हों, जो कि कैश बेसिस को अक्रूवल बेसिस में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, मसलन कैश बेसिस में क्या होता है, आज मैंने अगर 5 लाख रुपया रेंट दिया है तो वो कुछ इस साल का है, कुछ अगले साल का है,
लेकिन कैश बेसिस के अंदर मैं वो सारा ही रेंट को डेबिट कर दूंगा। तो जब मैं उसे एक्रूअल बेसिस में कन्वर्ट करूंगा तो जो उसमें प्रीपेड रेंट है वो मैं निकाल के किधर ले जाऊंगा, मैं प्रीपेड में ले जाऊंगा, एक्सपेंस को क्रेडिट कर दूंगा। तो वो एडजस्टिंग एंट्रीज बेसिकली हमने करनी है। देखें जरा पहली ट्रांजैक्शन, अच्छा ख्याल रहे कि जनवरी के महीने की हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं। वी आर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। तो 8 जनवरी 2016 को जो हम एंट्री पास कर रहे हैं, जो उसने कैश बेसिस पे एंट्री की हुई है, वो कहता है जी 1 ईयर्स ऑफिस रेंट वाज पेड इन एडवांस अमाउंटेड रुपीज 1.2 मिलियन। 12 लाख का जो रेंट है वो हमने एडवांस पे किया हुआ है, पे कर दिया। तो उसने कैश बेसिस पे इसकी एंट्री की हुई है। क्या एंट्री की हुई होगी? रेंट टू कैश, यही एंट्री होगी ना, रेंट डेबिट और कैश क्रेडिट। अब इसे एक्रूअल बेसिस में कन्वर्ट करना है। अब इसमें क्या गलती हुई है? रेंट गलत डेबिट हुआ है। रेंट सारा रेंट को डेबिट नहीं होना था, कुछ रेंट प्रीपेड रेंट को डेबिट होना था। अब जो प्रीपेड रेंट है वो मैं रेंट से निकाल लूंगा, प्रीपेड में डाल दूंगा। तो मेरी एक एडजस्टिंग एंट्री होगी, एडजस्टिंग जर्नल बनाएंगे पेपर के अंदर। चलो जी, अल्लाह अकबर। ये देखिएगा जी, जब पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप पूरा एक जर्नल बनाएं, ठीक है, जैसे एक जर्नल का हमारा फॉर्मेट होता है, ठीक है। ये रहा, ये फॉर्मेट बन जाएगा, हम इसको नीचे लेते जाएंगे। ये मैंने इसकी स्टबिंग करनी है, ये रहा। ये क्या जी? डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉल्यू, डेबिट रुपीस और क्रेडिट रुपीस। क्या करें? मिलियन में। ये क्या है? रेक्टिफाइंग जर्नल। कुछ हमसे गलतियां हुई हैं, गलतियां मीन हमने कैश बेसिस पे अकाउंटिंग कर दी है। अब मैं उसको करेक्ट कर रहा हूं, और जो करेक्शन के लिए एंट्री पास करनी पड़ेगी उसे रेक्टिफाइंग जर्नल, जेड जामिल ट्रेडर, जो भी इसका नाम है, ZTL, ठीक है जी। तो अब ये सारी एंट्रीज जब एडजस्टमेंट होंगी तो ये सब की सब एंट्री जो है क्लोजिंग डेट को डलेंगी। किस महीने का अकाउंट है? जनवरी का। 31 जनवरी को मैं ये सारी एंट्रीज कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मंथ एंड के ऊपर कह रहा जी मैंने अकाउंट बनाने के लिए वर्किंग करनी है। तो क्या एंट्री करेंगे जी? सबसे पहले प्रीपेड रेंट डेबिट, रेंट है क्या है? प्रीपेड रेंट डेबिट टू रेंट एक्सपेंस क्रेडिट, ठीक है जी। कितने महीनों का एडवांस है जी? अब निकालना पड़ेगा। चलो जी, शुरू कब से हो रहा है? कहता है 1 ईयर ऑफिस रेंट वाज पेड इन एडवांस अमाउंटेड रुपीज, 8 जनवरी को आपने दिया है ये। तो ये जनवरी को दिया तो इसका मतलब है इन एडवांस आप पे कर रहे हैं। तो मैंने सिर्फ जनवरी के महीने का अकाउंट बनाना है, तो उस हिसाब से 11 महीने का प्रीपेड है। समझ ये बात? इसको ये रेंट के साथ मिक्सअप नहीं कर देना। मैंने सिर्फ 1 महीने का अकाउंट बनाना है, तो 1 महीने का एक्सपेंस बनेगा, बाकी प्रीपेड हो जाएगा 11 लाख। चलो जी, मिलियंस में कर दें इसको, है ना? हाँ ठीक है, ये ऊपर लिख लें रुपीज इन मिलियंस, ठीक है जी। तो ये 1.1 मिलियन, 1.1 मिलियन नरेशन लिख देंगे। क्या नरेशन होगी? कि प्रीपेड रेंट चार्ज टू प्रीपेड, ठीक है, एडवांस रेंट चार्ज टू प्रीपेड। नरेशन मैं नहीं लिखूंगा, बच्चों वाला काम है, खुद कर लीजिएगा, ठीक है, ओके। आगे चलें जी, आगे फिर इसी डेट को एंट्री होगी, क्योंकि सारी एडजस्टिंग एंट्री क्लोजिंग डेट को डालेंगे। ख्याल रहे महीने का अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। मैचिंग कॉन्सेप्ट के तहत मुझे 1 महीने के ही एक्सपेंसेस और 1 महीने की ही इनकम चाहिए। वो लिखता है एडवांस पेमेंट ऑफ 20 मिलियन वाज मेड अगेंस्ट अ परचेज ऑर्डर, 60% ऑफ द ऑर्डर गुड्स वर रिसीव्ड इन जनवरी। वो कहता है जी हमने एडवांस दिया किसी को, एंट्री हमने क्या कर दी होगी? जो कैश अकाउंटिंग करता है वो जिस दिन पैसे देता है वो उस दिन एंट्री कर देता है, ठीक है। एडवांस पेमेंट ऑफ ₹20 मिलियन वाज मेड अगेंस्ट परचेज ऑर्डर, वो एंट्री कर देता है परचेजेस टू कैश। जाहिर है कैश वाला तो जब कैश देगा एंट्री कर देगा। हमने ये देखना है कि हमारे साल की परचेजेस कितनी है। 60% ऑफ द ऑर्डर गुड्स वर रिसीव्ड इन जनवरी, ठीक है। वो कहता है जी मैंने सारे पैसे एडवांस दे दिए 20 मिलियन, तो मैंने एंट्री कर दी, कैश बेसिस वाले ने परचेजेस टू कैश। अब परचेजेस ज्यादा रिकॉर्ड हो गई हैं,
परचेजेस जितनी आनी है उतनी रिकॉर्ड करनी है, बाकी मेरे एडवांस पैसे उसकी तरफ चले गए, तो मैं क्या करूंगा, परचेजेस को कम करूंगा, ठीक है, 40% से 60% का तो माल आ गया, वो उसने भी परचेज ट्रीट किया हुआ है कैश बेसिस पे, मैंने भी परचेज ही करना है, यानी उसने 100% परचेज ट्रीट कर लिया, मैंने 60% करना है, तो इसका मतलब उसकी जो परचेजेस 100% हुई हैं उसके अंदर गलती है, 60 तो करनी ही थी, 40 जो एक्स्ट्रा की हैं वो निकाल लें वहां से, तो क्या एंट्री करेंगे, परचेजेस क्रेडिट और एडवांसेस टू सप्लायर डेबिट। ठीक है जी, चलो जी यह एंट्री करेंगे हम, ये मैं लिखने लगा हूं, एडवांसेस टू सप्लायर, ये मेरा एसेट होता है, प्रीपेड हो गया ना, इसे आमतौर पर एडवांसेस टू सप्लायर, और परचेजेस जो उसने सारी बुक कर दी हैं, मैं उसमें से जितनी इस महीने आई हैं वो बुक करूंगा, बाकी मैंने एडवांस खड़ा कर लिया, तो कितना बना जी 40%, 8 मिलियन, ये एंट्री होगी 8 मिलियन की। ठीक है, लो जी आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट एंट्री 21 जनवरी, ₹5 million वर रिसीव्ड अगेंस्ट सप्लाई ऑफ गुड्स इन जनवरी 2016। ठीक है जी, उसने एंट्री कर दी कैश टू सेल। ठीक है, गुड्स अमाउंट टू ₹3 million कुड नॉट बी डिलीवर्ड इन टाइम बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्ट स्ट्राइक। कहता है जी इतने की जो गुड्स थी 3 मिलियन की वो हम डिलीवर नहीं कर सके ट्रांसपोर्ट स्ट्राइक की वजह से। अब जो चीजें जब तक कस्टमर को डिलीवर नहीं होती उस वक्त तक वो सेल नहीं होती, क्योंकि उसको रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर नहीं होते, मेरे जिम्मे डिलीवरी है ना, तो जब तक डिलीवरी नहीं होगी वो सेल ही नहीं है, लिहाजा ये 3 मिलियन की तो सेल ही नहीं है, उसने भी इसे रिकॉर्ड नहीं किया होगा क्योंकि उसके पास पैसे तो आए नहीं है। ठीक है, उसके पास पैसे कितने आए हैं, 5 मिलियन सप्लाई ऑफ गुड्स इन जनवरी। कहता है जी जनवरी के अंदर उसके पास 5 मिलियन आया, ये इस 5 मिलियन में से 3 मिलियन की गुड्स तो भेजी नहीं है, उसने एंट्री कर ली होगी, उसने ये एंट्री कर ली होगी कि क्या कैश टू सेल, ऐसे ही है 5 मिलियन से, जबकि हमारी सेल उतनी है जितनी गुड्स चली गई हैं, बाकी जो मैंने सेल गलत बुक की हुई है 3 मिलियन वो मेरी सेल नहीं है, क्योंकि गुड्स का कंट्रोल अभी मेरे पास है, उसके अंदर कोई नुकसान होता है मैं जिम्मेदार हूं, लिहाजा वो मेरी सेल नहीं है, मुझे सेल को रिवर्स करना है और ये मेरी अनअर्न्ड इनकम है, मेरी लायबिलिटी है, लिहाजा मैं एंट्री क्या करूंगा, सेल डेबिट और अनअर्न्ड इनकम क्रेडिट। ठीक है, या इसे हम बोल देते हैं एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर, एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर, ये भी क्या है अनअर्न्ड इनकम की टाइप है। चलो जी करें जी, इसको फर्क करते हैं, ये देखें सेल डेबिट, ये भी उसी डेट की एंट्री है, सेल टू एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से एडवांस अनअर्न्ड इनकम है ये। ठीक है, कितनी अमाउंट बनती है जी 3 मिलियन की, जो चीजें अभी उसको उनको दी नहीं है, ये रहा, ये एंट्री हो गई। आगे चले, ये भी हो गया। 31 जनवरी, सेल वाज बुक्ड ऑन रिसीट ऑफ अ चेक अमाउंटेड टू ₹0.9 million which represents the price of the goods supplied net of 10% cash discount। ठीक है, वो कहता है जी आपको कुछ पैसे आए हैं, कितने पैसे आए हैं, आपको पैसे आए हैं जी 0.9 मिलियन, 9 लाख आया, यानी कि जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है प्राइस ऑफ द गुड्स सप्लाइड नेट ऑफ 10% कैश डिस्काउंट। इसका मतलब मैंने किसी को चीज दी थी 1 मिलियन की, उधार बेचा था, उसको मैंने डिस्काउंट दिया 10%, वो कितना बना 0.1, बाकी 0.9 मिलियन मुझे मिले हैं। ठीक है जी, बाकी 0.9 मिलियन मुझे मिले हैं, और जिस दिन मुझे मिले मैंने उस दिन एंट्री कर दी कैश टू सेल या बैंक टू सेल, ये कह रहे हैं ना सेल वाज बुक्ड ऑन रिसीट ऑफ चेक अमाउंट ₹, सेल उस दिन बुक की गई, हालांकि ऐसे नहीं होना था, इसकी सेल तो उस वक्त बुक हो गई थी जब मैंने उधार बेचा था। ये मुझे कैसे पता चला उधार बेचा, भाई मैं उसे कैश डिस्काउंट दे रहा हूं, कैश डिस्काउंट उसे देते हैं जिसे पहले हमने चीज उधार ज्यादा वैल्यू के ऊपर बेची हो, मैंने उससे एक्चुअली 1 मिलियन लेना था। जी फातिमा क्या कह रही है, पूछें जरा जी फातिमा।
अच्छा, फातिमा ने हैंड रेज किया, डाउन कर दिया, ठीक है, नो इशू, क्लोज कर दें। अच्छा, मैं ये बता रहा हूं कि मैंने पहले उसे 1 मिलियन की कोई चीज उधार बेची, डबल एंट्री एक्रूअल सिस्टम के तहत मैंने उस दिन एंट्री की होगी रिसीवेबल टू सेल। मुझे आज सेल बुक नहीं करनी, मुझे आज ये एंट्री करनी थी। क्या एंट्री करनी थी? बैंक डेबिट 0.9 मिलियन से, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 0.1 मिलियन से, टू रिसीवेबल क्रेडिट 1 मिलियन से। ये एंट्री करनी थी प्यारे बच्चों, ये एंट्री करनी थी, ठीक है। उसने एंट्री कर दी है बैंक टू सेल, उसने ये वाली एंट्री कर दी बैंक टू सेल, ऐसे ही है ना, 0.9 मिलियन से वो कहता है उसने ये वाली एंट्री कर दी, ठीक है। अब गलती क्या हुई? बैंक उसने भी डेबिट किया है, बैंक मैंने भी डेबिट करना था, लिहाजा बैंक में तो कोई गलती नहीं। उसने सेल्स को गलत क्रेडिट किया है, लिहाजा मैं सेल्स को डेबिट करूंगा। चलो जी, गलती खत्म करें ना। ये रहा, हम क्या करेंगे जी, इसी डेट को सेल्स डेबिट कितने 0.9 मिलियन से। उसने डिस्काउंट अलाउड रिकॉर्ड ही नहीं किया, हम डिस्काउंट अलाउड रिकॉर्ड करेंगे। डिस्काउंट अलाउड कितने से? 0.1 मिलियन से। उसने रिसीवेबल को क्रेडिट ही नहीं किया क्योंकि वो रिसीवेबल बुक ही नहीं करता। हम कहते हैं रिसीवेबल बुक करेंगे, टू रिसीवेबल कितना था? 1 मिलियन। ये एंट्री होगी, ये 0.9 है जी, ये 0.1 है और 1 मिलियन से वो एंट्री होगी। क्यों जी, समझ आई है? हैंड रेज करें जरा, शाबाश, हैंड रेज करें, हैंड रेज करें जिनको समझ आ गई है जी, हैंड रेज कर दें। हाँ जी, रीच समझ लग गई आपको? रीच से पूछो जी। ऐसे हैंड रेज कर दिया, इसे पता भी चला। जी सर, आ गई है। ओके ओके, गुड गुड, शाबाश। ज़हरा बतूल से पूछो जी, ज़हरा बतूल से। जी ज़हरा, आपको समझ लग गई? अनम्यूट सर, आ गई है। ओके, वेरी गुड, ठीक है, क्लोज करो जी। लो रोल करो। चलो अब चलें जी क्वेश्चन के ऊपर। अगली एंट्री कौन सी है? दिस वन, ये भी हो गई। अब इस पे आज 1 फरवरी को ये एंट्री हुई है, प्लीज ख्याल रखें, 1 फरवरी। हम अकाउंट 31 जनवरी तक के बना रहे हैं। अब इसमें से देखना है कोई ऐसी बात तो नहीं जो जनवरी में बुक करनी हो। एंट्री ये 1 फरवरी को हुई है। पेमेंट ऑफ सैलरीज एंड वेजेस फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2016 अमाउंट रुपीज 0.5 मिलियन। कहता है जी हमने 1 फरवरी को जनवरी के महीने की सैलरीज दी जो 0.5 मिलियन है। दिस अमाउंट इंक्लूड रुपीज 0.02 मिलियन पे टू एन एम्प्लॉय एज एडवांस सैलरी फॉर द मंथ ऑफ फेब। इसके अंदर इसके दो हिस्से हैं। एक क्या है, 0.5 में से एडवांस हमने किसी को दिया है, वो कितना है? वो है 0.02, ये एडवांस है, और बाकी सैलरी है जनवरी की, कितनी बची? 0.48 बेसिकली जनवरी की सैलरी है, वो हमने 1 फरवरी को दी, और साथ हमने 0.02 का एडवांस भी किसी को दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब करेंगे ये कि इसकी हम एंट्री बुक करेंगे। क्या एंट्री बुक करेंगे? उसने तो 1 फरवरी को एंट्री की होगी, अब मैंने दिसंबर के अकाउंट क्लोज मैंने जनवरी के अकाउंट क्लोज करने हैं, ठीक है। जब हम जनवरी के अकाउंट क्लोज करेंगे तो उसकी एंट्री मुझे जनवरी की सैलरी पेबल बुक करनी चाहिए ना यार। तो वो कितनी है? 0.48। ये जो एडवांस है ये तो जिस दिन देंगे उस दिन एडवांस बुक कर लेंगे अगले महीने, ठीक है। वो 1 फरवरी को हुआ है, तो मैंने 30 जून को मैंने 31 जनवरी को जनवरी के महीने की सैलरी पे नहीं की, मुझे उसकी अक्रूवल बुक करनी है, मुझे उसका पेबल रिकॉर्ड करना है। क्या एंट्री करेंगे? सैलरीज टू पेबल, कितने से? 0.48। चलो जी, ये आ गया जी, इधर आ जाए जी अब हम, ठीक है। सैलरीज अकाउंट डेबिट टू सैलरीज पेएबल, ठीक है।
0.48 0.48। वो जो मैंने एडवांस दिया है ना, वो 1 फरवरी को दिया है, उसकी 1 फरवरी को एंट्री करेंगे, डबल एक्रूअल बेसिस में उसकी एंट्री करेंगे, एडवांस सैलरी डेबिट और कैश क्रेडिट। ठीक है, हम अब एंट्री क्या, हमने सिर्फ पेएबल बुक करना है। 15 फरवरी को एक एंट्री होती है, क्या, पेमेंट ऑफ यूटिलिटी बिल्स फॉर द मंथ ऑफ जनवरी टू वाज 0.3 मिलियन। ये भी क्या है, ये भी मैंने 15 फरवरी को बिजली टेलीफोन का बिल अगले में, इस महीने का अगले महीने जाके पे होता है, तो क्लोजिंग डेट को मैं क्या करता था भला, मैं उसका पेएबल बुक करता था। इसकी भी एंट्री होगी, क्या, किस चीज का बिल था, यूटिलिटीज। यूटिलिटीज जो है वो डेबिट हो जाएगी, यूटिलिटीज एक्सपेंस डेबिट और टू पेएबल क्रेडिट। कितनी अमाउंट है इसकी, 0.30 मिलियन, 0.30 मिलियन। लो जी माय डियर, दैट्स ऑल, क्वेश्चन हो गया, क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर। ठीक है जी, ले जी, बस यहाँ चैप्टर हमारा खत्म हो गया, अब टाइम नहीं लगा करेगा चैप्टर्स के अंदर। अब आपने क्या करना है, ये जो दोनों क्वेश्चन मैंने आज बुक से वो आपको समझाया, वो भी और ये क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करेंगे। साथ आपने क्या करना है, आपने इसके शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं। आपने इसके शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करके आने हैं, और छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, उनके अंदर भी बड़ा कॉन्सेप्ट चेक होता है। तो वो 37 क्वेश्चन हैं, तो वो आप ऐसा कीजिए, कितने क्वेश्चन हैं आपने, एक तो जो आज मैंने काम कराया इसको रिपीट करना है घर से, और नंबर 2 35 क्वेश्चन है, आप लोगों ने पहले जो 20 क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट कराने हैं साथ। ठीक है, बाकी फिर कल दूंगा, वो परसों डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज करके पूछ सकता है। जी अमन। एक्सक्यूज मी सर, इफ इट्स पॉसिबल प्लीज आज का लेक्चर पोस्ट करवा दें, माय इंटरनेट वाजंट गुड, मुझे वो इशू हो रहा है थोड़ा सा। ठीक है, चेक कर लेते हैं। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। ये कर देना यार आपको।